Now, this topic is important, keeping in mind the energy vulnerabilities that are happening. यहाँ पर इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं व्हीकल रेट्रोफिटमेंट की, राइट? सो व्हीकल रेट्रोफिटमेंट है क्या, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, एंड व्हाट विल बी द चैलेंजेस, एंड अल्टीमेटली व्हाट कुड बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट, राइट? नाउ वी सॉ दैट वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे हमें क्या पता चला कि ग्लोबल मार्केट के अंदर, ऑयल मार्केट के अंदर देर आर vulnerabilities, right? And a country like India जहाँ पर almost 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल हम इम्पोर्ट से कर रहे हैं या इम्पोर्ट होता है हमारी कंट्री में, we also become vulnerable to this issue or this type of an incident that happened, right? So here they are saying कि जो energy dependency है that is a structural vulnerability, बिकॉज ये जो एनर्जी डिपेंडेंसी है ये हमारे हर सिस्टम को इम्पैक्ट करती है, ये हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है, ये हमारे इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करती है, फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, एवरीथिंग इज इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द energy dependency. UPSC has already asked a question in 2025 mains also upon the question that how India can become energy independent by the year 2047. तो ये पॉइंट, ये टॉपिक वहाँ से भी इम्पॉर्टेंट बनता है बिकॉज ऑफ कोर्स एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू बिकम एनर्जेटिकली और एनर्जी इंडिपेंडेंट, राइट? एंड इंडिया ऑल्सो कम्स हियर. नाउ हियर दे हैव हाईलाइटेड दैट इंडिया इज टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स. हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर आए, ईवीज को लेकर आए. अब अगर हम देखते हैं ईवीज के साथ क्या इशू है, ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन चैलेंजेस, राइट? गवर्नमेंट बिल्डअप भी कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर रहा है, हमारे पास फेम इंडिया जैसे स्कीम्स भी हैं, बट अगर हम देखें तो हमारे ईवी व्हीकल्स ने बहुत प्रोग्रेस दिखाया है. इफ़ वी सी द स्टेटिस्टिक्स ऑफ द सेल्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 8.5% ऑफ द टोटल न्यू व्हीकल्स आर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. दिस इज द रिसेंट वन, बट देर इज अनदर डेटा विच रिप्रेजेंट्स द गैप दैट इज देयर. द गैप इज द इंटरनल कंबशन इंजन्स, या जो नॉर्मल कार्स जो ऑलरेडी रन कर रही हैं इंडिया की रोड्स पर, वो किस पे रन कर रही हैं? वो रन कर रही हैं पेट्रोल पे, और वो पेट्रोलियम कहाँ से आ रहा है? दैट इज इम्पोर्टेड पेट्रोलियम. सो देर इज अ गैप दैट इज देयर. Okay, now what can be the solution for this? So if we come out for a solution, they have mentioned vehicle retrofitment. So what is this vehicle retrofitment? यानी कि हम उसी व्हीकल के अंदर कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशंस कर देते हैं, उसे हम व्हीकल रेट्रोफिटमेंट कहते हैं. यानी कि कन्वर्टिंग एन एग्जिस्टिंग इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल, जो हमारा नॉर्मल पेट्रोलियम से चलता था, पेट्रोल से चलता था, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट? सो वी रिमूव द इंजन, वी रिमूव द फ्यूल टैंक, एग्जॉस्ट सिस्टम, एंड वी इंस्टॉल a battery, we install a motor, electric motor, and all of that, and the result is we have the same vehicle, but it is having now zero or less tailpipe emissions. तो वहाँ से emissions क्या हो गए? कम हो गए. Now this is being suggested as an alternative, right? This is one thing. So वही ये हो गया हमारा vehicle retrofitment, right? अब ये vehicle retrofitment के uses क्या हैं, या इससे होगा क्या, इसका impact क्या होगा? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स एनर्जी सिक्योरिटी को सपोर्ट करेगा, राइट? तो हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल या पेट्रोलियम के ऊपर, इट विल रिड्यूस दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इट विल बी अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव. हाउ इट विल बी अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव? बिकॉज इट इज चीपर देन बाइंग अ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट? और इंटरनल कंबशन इंजन का जो व्हीकल होता है, नॉर्मल जो कार होगी, उससे ज़्यादा चीपर माना जा रहा है व्हीकल रेट्रोफिटमेंट को करना, ठीक है? एंड दिस विल मेक इट इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टू द लो इनकम एंड द मिडिल क्लास पीपल इन इंडिया. नेक्स्ट, ऑफ कोर्स इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंडियाज कल्चर. इंडियंस के अंदर एक शुरू से एक हैबिट रही है कि हम चीज़ों को रीयूज़ करते हैं, राइट? सो ये हमारे कल्चर के साथ भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड या अलाइंड दिखता है. एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स द सर्कुलर इकोनॉमी एज वेल. Then we will have the environmental benefits also, because it will extend the life of the existing assets which are there. There will be less scrappage, there will be less waste that would be generated. Along with that, we will also give employment to many people,
राइट. सो जो भी लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, दे विल बी गेटिंग लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ vehicle retrofitment. Along with that, we also know that there will be certain challenges as well, right? So major challenges agar hum dekhe, so there is first of all lack of uniform rules across Indian states. There have been some states like MP that have done some positive efforts have been done for vehicle retrofitment, but still we are not having any universal law or rules for that. Then financing issues bhi aayenge, safety concerns bhi honge, because there might be poor quality conversions of the vehicle which might cause some accidents as well. GST ka disadvantage ho gaya, and of course lack of data also. So we are still lacking a lot of data as well. But of course, what should be a way forward for us? Way forward should be that yes, we can have unified rules for all these states. We can have some subsidies that could be given. We could have banks and NBFCs that can finance these retrofitted vehicles. Along with that, we need to know that old vehicles are not just scraps, right? They can become assets for capable transformation. So पुराने vehicles को हम transform भी कर सकते हैं. This is the change in the mindset that we can have. Along with that, finally, how you can conclude this answer? So you can write that vehicle retrofitment offers India a pragmatic bridge between the conventional mobility and a fully electric future, right? And by extending the life of electric vehicles, we are reducing the wastage in the country. Along with that, it is also complementing the new EV adoption that Indian society is having, right? And finally, it will be aligning towards our goal for the net zero aspirations that India is trying to achieve. So this is how you can approach any kind of a question like this, or you can just add vehicle retrofitment in any of your mains answer writing.